अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट हमने डिस्कशन करी थी डेथ से मुतालिक और उसमें हमने कोमा और सिनकोप ये दो मूड्स ऑफ डेथ डिस्कस कर लिए थे। उम्मीद है यहाँ तक आपके बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट मूड ऑफ डेथ कहलाता है एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया मींस कि जब रेस्पिरेटरी सिस्टम का फेलियर हो जाए और उससे मौत वाक़ई हो जाए। ठीक है जी। और कॉजेस में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही है कि पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स ड्यू टू आइदर डिजीज, इंजरी और डिसेबिलिटी या डेबिलिटी। देखिए रेस्पिरेटरी मसल्स बेशुमार हैं, लेकिन सबसे चीफ मसल जो होता है वो कहलाता है डायफ्राम। डायफ्राम वाहिद वो मसल है जिसके फेलियर से जिंदगी और मौत का फैसला हो सकता है। इसके अलावा और भी एसेसरी सपोर्टिंग मसल्स होते हैं, जैसे चेस्ट के मसल्स हैं, पेक्टोरलिस मेजर है, माइनर है। हम बात यहाँ करते हैं रेस्पिरेटरी मसल्स तमाम की, और ये तमाम मसल्स जो हैं एकदम फेल उसी वक्त होंगे जब रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन वो कॉम्प्रोमाइज हो जाए। ठीक है, या खुदा ना खास्ता चेस्ट की कोई पैथोलॉजी हो, कोई बीमारी हो, जैसे लंग कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, या आजकल के सिनेरियो में कोरोना है। कोरोना में आपको पता है, आप लोगों की इतनी अवेयरनेस हो चुकी है कि सिक्रीशंस बढ़ जाती हैं लंग्स के अंदर, बलगम पैदा होना शुरू हो जाता है और वो बहुत थिक होता है। अब जब एक थिक सीरस फ्लूइड जब लंग्स में जमा हो जाएगा तो उसका इखराज मुमकिन नहीं होता और फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही होती है। तो इस तरीके से भी एस्फिक्सिया हो जाता है और ये बिल्कुल क्लासिकल मिसाल है एस्फिक्सियल डेथ की। इसके अलावा चेस्ट की इंजरी हो जाए, बुलेट इंजरी हो जाए, पेनिट्रेटिंग इंजरी हो जाए, कोई चीज आर पार सीने के अगर हो जाए तो डेफिनेटली वो मसल्स, बोन, इंटरनल स्ट्रक्चर्स, आर्टरीज, वेन्स सबको डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो उस वक्त भी एस्फिक्सिया का ही मामला होगा और एस्फिक्सियल डेथ कहलाएगी। ठीक है। इसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन टू द एयर पैसेजेस। अब ऑब्स्ट्रक्शन से मुराद ये है कि नाक से टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक, ये जो नाक है नेयर्स, इधर से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक रास्ते में कहीं पर भी ऑब्स्ट्रक्शन हो, वो सारी चीजें इंक्लूडेड होगी। हादसाती तौर पर ऐसे वाकयात हो जाते हैं, खास तौर पे बच्चों में, वो नाक के अंदर कोई फॉरेन बॉडी घुसेड़ लेते हैं, या से फॉर एग्जांपल कोई इंसेक्ट नाक के अंदर चले जाए और ऑब्स्ट्रक्शन कर दे, इन्फ्लेमेशन हो जाती है उससे, वो भी एक प्रॉब्लम होता है, वो भी एस्फिक्सियल का केस बन सकता है। तो फॉरेन बॉडी हो या कोई ट्यूमर हो, या जैसे डूबना, कहते हैं महावरतन चुल्लू भर पानी काफी होता है डूबने के लिए। हकीकतन ये जो चुल्लू है, चुल्लू का मतलब है कि हाथ में लिया हुआ पानी, ये इतना पानी भी अगर नाक के अंदर अटक जाए तो इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। ये सही बात है। तो डूबने के लिए पूरा समंदर भी नाकाफी होता है बाज़ मर्तबा, और सिर्फ चुल्लू भर पानी भी बहुत होता है। इसकी आइडियल मिसाल ये है कि अगर खुदा ना खास्ता आप पानी पी रहे हो और पानी पीने के दौरान गुफ्तगू भी जारी हो, फंदा लग जाए, तो देखें कितनी तकलीफ से गुजरता है आदमी, और हादसाती तौर पर मौत भी वाक़ई हो सकती है। वो पानी नॉस्ट्रल्स में आ जाता है और फिर सांस लेने में मुश्किल हो जाती है। या खुदा ना खास्ता वो पानी जो है वो लंग्स में उतर जाए, तो फिर तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और इंसान की मौत वाक़ई हो सकती है। तो ड्रोनिंग की कई किस्में हैं, वैसे हम ये आगे डिस्कस भी करेंगे, पार्शियल ड्राउनिंग और कंप्लीट ड्राउनिंग। तो पार्शियल ड्राउनिंग की ये मिसालें हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हादसाती तौर पे पानी नाक के अंदर चले जाए या फेफड़ों में चले जाए, या गुफ्तगू पानी पी रहे हो और गुफ्तगू कर रहे हो, या बाज़ मर्तबा जैसे निवाला खा रहे होते हैं, खाना खा रहे हैं और गुफ्तगू भी चल रही है और उस दौरान फंदा लग गया, तो उससे भी सांस की नाली में प्रॉब्लम आ जाती है। उधर दरअसल फ्लूइड नहीं होता, वहां पर सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है या सेमी सॉलिड फूड होता है जो च्यू कर रहे होते हैं, और उसको हम कहते हैं चोकिंग। वहां थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हो जाती है, वहां उसको चोकिंग कहा जाएगा।
तो वो भी एक मिसाल है एस्फिक्सिया की। अच्छा, फिर एक्सटर्नली लाइक कंप्रेशन ऑफ नेक, ये गर्दन जो है वो बैरूनी तौर पर किसी तरीके से दब जाए, जैसे हैंगिंग या स्ट्रेंगुलेशन। हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन में थोड़ा सा फर्क ये है, हैंगिंग में गर्दन के ऊपर कंप्रेशन आता है किसी रस्सी या किसी तार, किसी फंदे की बुनियाद पर, और वो रस्सी, वो फंदा जो है वो गर्दन में लिपटा हुआ हो और दूसरा सिरा उसका छत या किसी ऐसी जगह पर हो जिससे इंसान का वजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाए कंप्रेशन ऑफ द नेक का, यानी बंदा लटका हुआ हो, जमीन से उठा हुआ हो, तो उसको हम कहते हैं हैंगिंग। अदरवाइज अगर फंदा गर्दन में फंसा हुआ है और कोई पीछे से खींच दे तो उसको कहते हैं स्ट्रेंगुलेशन। ये बात समझ में आती है आपके, हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन का डिफरेंस? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल मीन्स हो जाता है। फिर थर्ड पॉइंट है विद इन द ल्यूमेन बाय स्पाज्म ऑफ ग्लॉटिस या एंजियोन्यूरोटिक एडिमा। अच्छा, अगर सांस की नाली है ट्रैकिया, ठीक है, आपको पता है ट्रैकिया जब ऊपर ईसोफेगस के करीब आता है तो वहां एक लिड होता है जिसको हम कहते हैं ग्लॉटिस या एपिग्लॉटिस, ठीक है। खाना खाने के दौरान जब निवाला ग़िज़ा की नाली के जरिए नीचे उतरता है तो एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है। ये कुदरती एक फेल है और अल्लाह पाक ने ऐसा निजाम रखा हुआ है कि निवाला जैसे ही नीचे उतरता है सांस की नाली थोड़े अरसे के लिए बंद हो जाती है, उस वक्त सांस रुकती है, लेकिन जैसे ही निवाला नीचे उतरता है ये सांस बहाल हो जाती है, एपिग्लॉटिस खुल जाता है। अब अनलकीली अगर एपिग्लॉटिस का कोई वर्म हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए या वहां पर कोई पैथोलॉजी डेवलप हो तो ये लिड भी जो है वो सही तरीके से बंद नहीं हो पा रहा होता, तो उस वक्त भी एस्फिक्सिया की कंडीशन हो सकती है। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे बड़ा ये अजीब सा एक फिनोमिना है, फॉर एग्जांपल ओवर ईटिंग हो जाए, बंदे ने ज्यादा खा लिया है, अब डकारे आना शुरू हो जाती हैं, पेट में गिरानी होती है। वैसे भी ज्यादा ओवर ईटिंग अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर फर्ज करें उस कैफियत में उल्टी आना शुरू हो जाए, तो उल्टी जो है आपको पता है एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है और ग़िज़ा जो है वो मेदे से ग़िज़ा की नाली के जरिए बाहर की तरफ आती है। अब इस दौरान अगर खुदा खास्ता एपिग्लॉटिस पर जरा सा भी वो वोमिटस मटेरियल टच हो गया तो याद रखें ये जो मेदे से जो ग़िज़ा आती है ना वो एसिडिक होती है। आप निवाला खाते हैं और ये मेदे में उतर कर इसके ऊपर डाइजेस्टिव जूसेस और एसिडिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ये काइन जो है जब ऊपर आता है और खुदा खास्ता ये एपिग्लॉटिस से टच हो गया तो इंतहाई दर्जे का फंदा लगता है और गला भी खराब हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, तो इंसान खुदा खास्ता मौत के मुंह में भी जा सकता है। तो उल्टी भी जो एक अमल है, हालांकि ये मेदे से फाजिल मादों का इखराज है, खराब चीज का बाहर निकलना है, लेकिन ये भी मुहलिक हो सकता है। लिहाजा उल्टी करते वक्त भी गुफ्तगू से इज्तिनाब करें, ठीक है, क्योंकि अगर उल्टी आ रही है और गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू करने में सांस लेना डेफिनेटली जरूरी होती है, आप बगैर सांस लिए गुफ्तगू नहीं कर सकते, लिहाजा एक खतरा होता है। शुक्र बजा लाना है अगर उल्टी भी साथ खैरियत से हो जाए और सारी चीज बाहर आ जाए। इसकी और मिसाल देखिए, कोमाटोस पेशेंट है, होश ही नहीं है, उसको ब्रेन डेथ हुई हुई है, तो कोमाटोस पेशेंट अगर उल्टी कर जाए और ये ऐन मुमकिन है, सर पे चोट लगी और बेहोश हो गया और कुछ ही अरसे में उसको उल्टी आ गई, वो कोमा से नहीं मरेगा, उल्टी से मर जाएगा, क्योंकि उल्टी जो है वो वोमिटस सारा बाहर आना की कोशिश करता है, लेकिन अनकॉन्शियस पेशेंट का कंट्रोल नहीं होता उल्टी पर, और खुदा न खास्ता थोड़ा सा भी पार्टिकल्स जो है वो एसिडिक फूड एपिग्लॉटिस के जरिए लंग्स में उतर जाए तो फिर बंदे की डेथ हो जाती है और एस्फिक्सिया से डेथ होती है। कोमा से डेथ का बाद का नंबर आता है, इस केस में एस्फिक्सिया से डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो ये ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें एस्फिक्सियल कंडीशन डेवलप हो जाए। यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है कोलैप्स ऑफ लंग। कोलैप्स ऑफ लंग से मुराद है कि लंग्स जो है वो दब गए, चाहे एक लंग हो चाहे बोथ लंग हो। इसकी एक मिसाल है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम,
ये शायद आपने नाम सुना हो कहीं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, Yes, sir. रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सर्फेक्टेंट नहीं बनता है इस कंडीशन में, ठीक है। जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं, छठे महीने में अगर कोई बेबी पैदा हो तो उसका जीना जरा या उसका सर्वाइवल जो है जरा मुश्किल होता है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक सर्फेक्टेंट होता है केमिकल, डाइपामिटाइल लेसिथिन, ये लंग्स में प्रोड्यूस होता है और ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस रखता है। अगर ये बने ही नहीं तो लंग्स जो है वो अपनी ही सरफेस टेंशन की वजह से दबना शुरू हो जाते हैं और बच्चे की मौत वाक़ हो जाती है, ठीक है। या और इसकी मिसाल ले फाइब्रोसिस लंग, फाइब्रोटिक लंग्स या फाइब्रोटिक लंग डिजीज, ठीक है। इसको और भी कहते हैं रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज। लंग्स जो है अंदर से फाइब्रोसिस का शिकार हो जाए और इलास्टिसिटी उनकी खत्म हो जाए। आपको पता है लंग्स में इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए, जैसे कि क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं, जो चेन स्मोकर्स होते हैं, उनमें ये अमल देखने में आता है, इलास्टिक फाइबर्स वगैरह सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनके भी लंग्स आखिर में कोलैप्स हो जाते हैं। या ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है, उसमें भी यही होता है, फाइब्रोटिक लंग डिजीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म आपको पता है डिस्लॉज्ड थ्रोम्बस को कहते हैं। फर्ज करें शरीयानों में, आर्टरीज में क्लॉट बनता है और ये क्लॉट 24 घंटे बनता रहता है, हर नॉर्मल आदमी में बनता रहता है, लेकिन ये डिस्ट्रॉय भी होता रहता है। लेकिन वो पेशेंट्स जो कार्डियक पेशेंट्स बन जाते हैं या जिनमें कोलेस्ट्रॉल की ज्यादती होती है या जिनकी आर्टरीज में सख्ती आना शुरू हो जाती है, एथेरोस्क्लेरोटिक कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, उनमें ये छोटे छोटे थ्रोम्बस जो है वो बन जाते हैं आर्टरीज में, जो कि ब्लड प्रेशर हाई का भी सबब बनते हैं, दिल की बीमारियों का भी सबब बनते हैं और एंजाइना और मायोकार्डियल इन्फेक्शन का भी सबब बनते हैं। साथ साथ ये भी कंडीशन हो सकती है कि ये थ्रोम्बस डिसलॉज हो जाए, आर्टरी से स्लिप हो जाए और फिर सर्कुलेशन में आ जाए, और इस सर्कुलेशन ये डिस्ट्रॉय ना हो या हाइड्रोलाइज ना हो, बल्कि किसी और जगह पे जाके अटक जाए, लाइक ब्रेन, लाइक लंग्स, लाइक किडनी। ये 3 ऑर्गन्स और ऐसे हैं जहां पर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का फिनोमेना देखने में आता है कि बुनियादी तौर पर फर्ज करें कोरोनरी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस बना, वहां से डिसलॉज हुआ, तो याद रखें सबसे पहला जो इजेक्शन फ्रैक्शन जाता है वो ब्रेन को जाता है, इटसेल्फ हार्ट को भी जाता है, और फिर नियर बाय लंग्स को भी जाता है, और फिर डाउनवर्ड्स डिफरेंट ऑर्गन्स को भी जाता है। तो वो थ्रोम्बस लंग्स में जाके अटक सकता है, वहां पर भी डेथ कर सकता है, एस्फिक्सिया मूड ऑफ डेथ कहलाएगा। हालांकि वो थ्रोम्बस कहीं और से आ रहा है लेकिन सेटल हो गया पल्मोनरी बेड में और वहां जाकर उसने डिस्ट्रक्शन शुरू कर दी, ऑक्सीजनेशन नहीं होगी, डिफ्यूजन नहीं होगी और डेथ होना शुरू हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा सीवियर। ब्रेन में गया, स्ट्रोक हो सकता है, ठीक है, कोमा में जा सकता है। किडनी की तरफ गया, किडनी फेलियर कर सकता है। तो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म बड़ी खतरनाक चीज है, ठीक है। फिर इसके अलावा है ब्रेथिंग, यस सर, ब्रेथिंग इररेस्पिरेबल गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी टॉक्सिक गैसेस है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारी गैसेस हैं, ये जहरीली गैसेस हैं और ये पल्मोनरी मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय भी करती हैं और इनकी टॉक्सिसिटी ब्लड में बड़ी तेजी से देखने में आती है। अगर नाक और मुंह बंद कर दिया जाए तो देखें आदमी बेहोशी की तरफ चले जाता है और मौत भी वाक़ हो सकती है। उसका रीजन ये होता है कि फ्रेश ऑक्सीजन आ नहीं रही होती और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बाहर इखराज होना था उसका इस्तेमाल हो जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बड़ी तेजी से वाटर सॉल्युबल है और ये कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड बनने के बाद ये डिसोशिएट हो जाती है इनटू बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन आपको पता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करता है, और हाइड्रोजन की एक्सेस यानी लो पीएच रिजल्ट्स इन ब्रेन डेथ, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करती, लेकिन हाइड्रोजन आयन जो बड़ी तेजी से क्रॉस करता है और जिसकी सोर्स कार्बन डाइऑक्साइड की एक्यूमुलेशन होती है, लिहाजा बंदा बेहोश होना शुरू हो जाता है और फिर मौत वाक़ हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी इसी तरीके से जहरीली है, और इससे 10 गुना ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली है। कार्बन मोनोऑक्साइड बड़ी तेजी से हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से डिसोशिएट कर देती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ने तो हाइड्रोजन आयन बनाकर ब्रेन डैमेज किया था,
कार्बन मोनोऑक्साइड तो उससे भी तेज रफ्तारी से और एक खतरनाक अमल पैदा करती है जिस्म में कि वो हीमोग्लोबिन को तोड़ देती है। दरअसल ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन से बाइंड हुई भी होती है उधर से उसको हटा देती है, लिहाजा हाइपोक्सिया की भी कंडीशन बड़ी सीवियर होती है और बंदे की डेथ हो सकती है। इसके अलावा और भी जितनी भी जहरीली गैसेज हैं और वो सब की सब इसी तरीके से एस्फिक्सिया करती हैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर? यस सर। तो ये Yes, बड़े sir. अहम असबाब थे यस एस्फिक्सिया सर, के। यस सर। ओके जी, इसको याद रखिएगा। अच्छा, अब इसके जो सिम्टम्स हैं किताब में लिखा हुआ है नील, लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, एस्फिक्सिया का सबसे पहला सिम्टम या साइन है नीला पड़ जाना। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी होती है तो आपको पता है हाइपोक्सिया होता है और हाइपोक्सिया से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का रेशो डिस्टर्ब हो रहा होता है, अल्टीमेटली नीला पड़ना शुरू हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अक्यूमुलेट कंफ्यूजन होता है। मुझे नहीं पता कि किताब में इन्होंने क्यों ये सिम्टम्स नील लिख दिए, गलत है। बहरहाल तो अच्छा, ऑक्सीजन की कमी से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हेडेक होता है और आवाजें आना शुरू हो जाती हैं कानों में, हेलुसिनेशन शुरू हो सकता है, सीवियर डिजीनेस होता है, ब्रेथ हंगर पैदा हो जाती है, सांसें तेज तेज लेना शुरू कर देता है, इसको कहते हैं ब्रेथ हंगर। ठीक है, और फिर आदमी कोलैप्स हो जाता है और डेथ हो सकती है। अच्छा जी, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में जरा देखें तो यहाँ सियानोसिस लिखा हुआ है। अब देखिए, ये खुद ही बोल रहे हैं कि पोस्टमार्टम फाइंडिंग में सियानोसिस, और ये बात बिल्कुल सही है। जब आदमी मर जाएगा तो वो नीला ही पड़ा हुआ होगा और ये निशानी होती है कि ऑक्सीजन की कमी थी इसको मरते वक्त। फिर है जनाब प्रोनाउंस लिविडिटी, ये जरा समझिएगा, प्रोनाउंस लिविडिटी क्या चीज है, ये नंबर 2 पॉइंट। इसको पोस्टमार्टम लिविडिटी भी कहते हैं, पीएमएल। पीएमएल ये शॉर्ट फॉर्म है, कई जगह पर आपके पेपरों में आएगा पीएमएल, पोस्टमार्टम लिविडिटी। इसके और भी नाम है। अच्छा, पोस्टमार्टम लिविडिटी से मुराद ये है कि मौत के बाद, पोस्टमार्टम का मतलब है आफ्टर डेथ, पोस्टमार्टम आफ्टर डेथ, लिविडिटी का मतलब है कलर चेंज। तो मौत के बाद इंसानी जिस्म की रंगत तब्दील होती है, ये सही बात है, ऐसा होता है। और उसका एक रीजन है, उसका रीजन ये है कि ब्लड वेजल्स में मौजूद जो ब्लड है, अब वो सर्कुलेशन में नहीं रहा, दिल खत्म हो गया, हार्ट बीट कम खत्म हो गई, बंदा मर गया, अब वो ब्लड कहाँ जाएगा? तो होता ये है कि ब्लड वेजल्स में आपको पता है जो इपिथीलियम है उसको कहते हैं एंडोथीलियम, वो एंडोथीलियम लीकी हो जाती है और ब्लड उनमें से ऊज आउट होता है। देखिए, मैं यहाँ लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ ऊज या ऊजिंग ऑफ ब्लड, मैं यहाँ पर रप्चर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ हेमरेज की बात नहीं कर रहा हूँ। हेमरेज या रप्चर में आर्टरीज वेन्स जो बाकायदा फट जाती हैं और ब्लड बाहर आ जाता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर समझ ले सीपेज हो रही है, लीकेज हो रही है ब्लड की फ्रॉम द ब्लड वेजल्स इनटू द टिश्यूज। ये बात समझ में आ रही है? ये डिफरेंस है। ठीक है, ऊजिंग ऑफ ब्लड, यस सर। रीजन क्या है? इपिथीलियम लीकी हो जाती है एंड द स्मूथ मसल्स ऑफ ब्लड वेजल्स दे बिकम रिलैक्स, हाइपोटोनिया। भाई, मौत के बाद सर से पैर तक तमाम मसल्स ढीले हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, तो ये स्मूथ मसल्स जो ब्लड वेजल्स के अंदर होते हैं ये भी ढीले हो जाते हैं एंड द रिजल्टेंट इज द ओजिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम द ब्लड वेजल्स आउट इनटू द नियर बाय टिश्यू। ठीक है, अब जैसे जैसे ब्लड वहां आता है और थोड़े थोड़े से आरबीसीज भी आते हैं तो वहां का टिश्यू में एक्यूमुलेशन हो जाता है और वहां पर कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। तो जिस्म को अगर बाहर से देख रहे हो तो कई जगहों पर, कई मकामात पर कलर चेंज हुआ होता है। और एक और बात बता दूं, ये जो एक्यूमुलेशन ऑफ ऊज्ड ब्लड है ये फॉलो करता है ग्रेविटी को, यानी कशिशे शकल जिस जगह पर बॉडी में सबसे ज्यादा एक्ट कर रही होगी उस जानिब जो है वो ब्लड का इस्तेमाल होगा। देखिए, जिंदगी की हालत में आप चाहे बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, खड़े हुए हो, लटके हुए हो, उल्टे लटके हुए हो, दौरान खून जो है सर से पैर तक गर्दिश कर रहा है, ऐसा ही है। और किसी भी मकाम पर खून रुकता नहीं है। Yes, sir. लेकिन मौत के बाद क्या होगा? ग्रेविटी ने अपना असर करना है और उसका असर वाजे हो जाएगा। तो फर्ज करें अगर Yes, वो sir. बैठा हुआ था
और बैठे हुए मौत वाकई हो गई उस शख्स की, तो ब्लड जो है वो हिप्स रीजन पर और लेग्स में जमा हो जाएगा। तो पोस्टमार्टम लिविडिटी पैरों में और हिप्स रीजन में होगी। अगर बंदा लेटा हुआ था बेड पर तो कमर और हिप्स और हील पर जहां जहां बॉडी सरफेस कांटेक्ट में होगी उस जगह पर पीएमएल डेवलप होगा। यस तो सर। पीएमएल की एक मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस भी बनती है। सर यहीं इसका पर समझ लीजिए, ये नुक्ता समझिएगा, मैं रिपीट करता हूं। पोस्टमार्टम लिविडिटी क्या है? accumulation of oozed blood from the capillaries into the tissue following center of gravity। जिधर मैक्सिमम ग्रेविटी एक्ट कर रही है वहां पर ब्लड जमा होगा। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस पोजीशन में था एट द टाइम ऑफ डेथ उसी के मुताबिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फॉलो करेगा। तो उसका मतलब ये भी तो हुआ कि पीएमएल जो है पोस्टमार्टम लिविडिटी पोजीशनिंग ऑफ द बॉडी को भी बताती है। ये बात समझ में आती है? ये लॉजिक समझ में आती है? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस वेरी नाइस। अब यहीं पर एक उसूल भी समझ लीजिए कि पीएमएल मौत के बाद से 8 घंटे तक, यानी फर्ज करें 12 बजे डेथ होती है तो 8 बजे तक पोस्टमार्टम लिविडिटी डेवलप होती रहेगी और 8 बजे यानी 8 घंटे के बाद वो फिक्स हो जाएगी। उसके बाद में तब्दीली मुमकिन नहीं है। ये भी उसूल सुन लीजिए। ये ऑब्जर्वेशन है, ह्यूमन बॉडी का रिएक्शन है। जी सवाल पूछें। एक्सक्यूज मी सर, जी जैसे आपने बताया कि उसी ब्लड होता है, मतलब कि बॉडी अगर कंट्रोल छोड़ देगी तो जिधर भी ग्रेविटी होगी, या अगर एक केस है उन्होंने मैग्नेट लगा हुआ है, ठीक है, तो जिस तरफ से वो चाहेंगे उस तरफ से ब्लड उजी हो जाएगा। क्या लगा? मतलब हाँ, मैग्नेट हाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को फॉलो करेगा, हाँ, एक जैसे मर्डर हो डिपेंडेंट गया। पार्ट्स में जमा हो जाएगा। जी सर, मर्डर में वो ऐसा करते हैं ना कि एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि ग्रेविटी का कोई पार्ट उससे आके अटैचमेंट हो गया या कोई चीज आके लग गई, इस वजह से उसका मर्डर हो गया। एक केस मेरे सामने से ही गुजरा था। मैकेनिकल फैक्ट्री थी, वहां पे मैग्नेट्स लगे हुए थे और बीच में कुछ कीलें लगी हुई थी, और उन्होंने क्या किया कि वहां के मैनेजर को इस तरीके से मार दिया था। और ये शो कहते हैं ग्रेविटी की वजह से हुआ और ये मैग्नेटेशन की वजह से हुआ। टिल द एंड ये होता कि उन्होंने वहां पे पोजीशंस चेंज कर दी थी और वो बिल्कुल सही। जी मैं आपकी बात समझ गया। यहीं से जोड़ते हैं इस बात को। देखिए, जब मैं ये कह रहा हूं कि 8 घंटे के बाद ये फिक्स हो गया या विद इन 8 आवर्स आफ्टर डेथ इट इज फुल्ली डेवलप्ड एंड मैच्योर्ड, इसका मतलब समझिएगा कि 8 घंटे से पहले अगर बॉडी की पोजीशन चेंज करी तो पीएमएल शिफ्ट हो जाएगी। तो जो आप केस बता रही है ना, उसमें यही हुआ होगा। और टेक्निकली यही होता है कि बंदे की डेथ हुई, मर्डर हुआ, या खुदा ना खास्ता वो नेचुरल मर गया, फिर उसको वहां से शिफ्ट किया गया, पोजीशन चेंज कर दी और सिनेरियो ऐसा बनाया गया कि ये नेचुरल डेथ दिखे या ये मर्डर का केस दिखे। दोनों बातें हो सकती हैं, नेचुरल डेथ दिखाने के लिए या मर्डर का केस बनाने के लिए पोजीशन चेंज की। तो फोरेंसिक पढ़ने का यही तो फायदा है कि अभी बहुत सारी ऐसी चीजें आनी है। अभी तो सिर्फ एक पीएमएल मैंने डिस्कस किया, अभी कई चीजें आएंगी। जब हम पोस्टमार्टम पढ़ेंगे और जब हम ऑटोप्सी देखेंगे तो उधर बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं जिससे हमें अप्रोक्सीमेट अंदाजा होता है कि नहीं यार, ये बंदा जो है ना ये नेचुरल डेथ से नहीं मरा। ठीक है, उसमें से एक पीएमएल भी चीज है, उसमें से जो है पेटिकल हेमरेजेस भी है, उसमें बहुत सारी चीजें, उसमें क्राइम सीन भी है, उसमें फिंगरप्रिंट्स भी है, उसमें वसीयत भी है, उसमें उसका डेली रूटीन भी है, उसमें विटनेसेस भी है, उसमें एविडेंसेस भी है। फिर हम कम्युनिकेट कर कहते हैं कि नहीं जा, ये दिस माइट बी अ केस ऑफ होमिसाइड, आइदर मर्डर, आइदर एक्सीडेंटल और आइदर नेचुरल। ठीक है, तो पीएमएल की बड़ी इंपॉर्टेंस है। ये बात आपने सही डिस्कस कर ली, आपने केस देखा होगा, डेफिनेटली वहां आप समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन पीएमएल उसमें एक चीज जरूर होगी
या तो वो फिल्म है या जो भी आपने सीन देखा कि कलर चेंज जो है बॉडी का होता है। अब 8 घंटे से पहले अगर उसकी पोजीशनिंग चेंज करेंगे तो पीएमएल चेंज हो जाएगा, लेकिन फोरेंसिक वाले पहचान लेंगे। अब सुनिए वो कैसे। जिस जगह पर मैक्सिमम पूलिंग होगी, ठीक है, फर्ज करें बंदा ऐसे बैठा हुआ था, तो उसके हिप्स साइडों पर या आर्म्स में पीएमएल मैक्सिमम होनी चाहिए। लेकिन अगर उसे 8 घंटे से पहले लेटाल दिया गया या चेंज कर दी गई पोजीशन, तो होगा ये कि एक जगह पर मैक्सिमम पूलिंग होगी, और चूंकि फिर टाइम से पहले चेंज की उसकी पोजीशन, तो वो पीएमएल डिफ्यूज तरीके से चेंज होगी। जब डिफ्यूज तरीके से चेंज होगी तो फोरेंसिक वाला पहचानेगा उसको और वो जान लेगा कि इसकी पोजीशन चेंज की गई है। अगर पोजीशन चेंज नहीं की गई, ठीक है, 8 घंटे तक वो वहीं पर ही पड़ा रहा, तो मैक्सिमम डिपेंडेंट पार्ट्स में पीएमएल डेवलप हो जाएगी एंड नथिंग टू वरी, वो आराम से पहचान में आ जाएगा। लेकिन अगर डिफ्यूज्ड पीएमएल है तो उसका मतलब है पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, अच्छा टाइम खत्म हो रहा है, दोबारा मिलते हैं दूसरी मीटिंग में, सही फिर सर। इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके सर। Okay, sir. Yes, sir.